हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज नंबर है विविध प्रश्नावली का। विविध प्रश्नावली का मतलब होता है सभी एक्सरसाइज का जो मिश्रण होता है वो हम करने जा रहे हैं। यानी जो भी एक्सरसाइज आप पहले पढ़ चुके हो उसी को रिवीजन करना है हमको। लेकिन अच्छी प्रश्नावली रहती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उनमें हम पहले से शुरू करते हैं। कौन किसका उप समुच्चय है? सबसेट बताना है कि कौन किसका सबसेट है। एक सेट ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है और एक डी दिया है। तो सबसे पहले सेट ए को जरा देखो। सेट ए क्या चीज़ है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 इसको संतुष्ट करने वाली सभी संख्याएं हैं एक्स की। इसमें आओ देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0, इसको हल करके देखो तो इसमें कौन कौन सी एक्स की वैल्यू आने वाली हैं। तो जानते हो इसका गुणनखंड क्या आएगा? x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, 2 और 6। यानी कहने का मतलब यह है कि जो A सेट हुआ उसमें दो एलिमेंट आए 2, 6। जो B दिया है उसमें तो सीधे सीधे लिखा है 2, 4, 6। जो C दिया है उसमें सीधे सीधे है 2, 4, 6, 8 और D में केवल क्या दिया है? 6। अब देखो कौन किसका सबसेट है, उप समुच्चय है। D में 6 है तो D का कोई भी सबसेट यहाँ नहीं है, लेकिन D सब का सबसेट है क्योंकि 2, 6 A में भी है। देखो 6 A में भी है, 6 B में भी है, 6 C में भी है। इसका मतलब जो D है वो सभी का सबसेट है। बात समझ में आ गई ना? तो D तो सबका सबसेट हो गया। A में 2, 6 है, 2, 4, 6 में देखो B में तो 2, 6 इसमें भी आ गया और C में भी 2, 6 आ गया। इसका मतलब D तो सबका है, तो D A का हो गया और जो A है वो B का हो गया और जो B है वो C का हो गया। क्यों? D अगर A का है तो A B और C दोनों का है, मतलब D सभी का सबसेट माना जाएगा। A किसका किसका सबसेट है? B और C का। और B किसका है? C का। तो अगर A B का सबसेट लिखा और B पहले से किसका है? C का। इसका मतलब ये हो गया कि A B और C सबका सबसेट है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? आंसर। क्योंकि D के सारे एलिमेंट A में भी हैं, B में भी हैं और C में, तो D तो सबका सबसेट हो गया। A B और C का हो गया तो A के आगे B और C हो गए। B किसका हो गया? C का। और C किसी का सबसेट नहीं है, यानी सबका क्या है? सुपरसेट। तो इस प्रकार ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो अगर ध्यान से, इसमें बताना है कि कौन कौन से दिए गए कथन सत्य हैं कि असत्य हैं। तो जो पहला नंबर इसमें है x बिलोंग A तथा A बिलोंग्स B, तो x बिलोंग्स B सही होगा कि गलत होगा? तो मैं इसको मिटा करके आपको, मैं देखो मैं इधर समझाता भी जा रहा हूँ, क्योंकि सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। ज़रा ध्यान से सुनो, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। क्यों? x बिलोंग A, ये इसका मतलब x एक एलिमेंट है। x एक एलिमेंट है जो सेट A में है, यानी ये A सेट दिया गया है और आगे लिख दिया गया तथा A बिलोंग्स टू B। तो पहली बात तो ये कथन ही यहाँ गलत लिखा हुआ है। कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय में कभी बिलोंग नहीं करता। सबसेट हो सकता है, उप समुच्चय हो सकता है। ये दो चिन्हों का ध्यान रखो, एक बिलोंग है ये और ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट कहो। बिलोंग सदो एलिमेंट करता है
और जो सबसेट होता है वो एक सेट दूसरे का होता है, एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो सकता है। मगर यहाँ तो x बिलोंग्स a यानी a को कहा गया कि ये सेट है, और यहाँ पर इसी a को कह दिया गया कि ये एलिमेंट है। इसका मतलब ये पूरी तरह कथन ही गलत लिखा हुआ है, यानी ये कथन क्या लिखा है, असत्य। तो पहले का आंसर आया असत्य, यानी हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ, असत्य। बात समझ में आ गई। अब दूसरा जरा देखो, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A B का उचित उपसमुच्चय है, सरल भाषा में आप समुच्चय भी कह लो, उपसमुच्चय। A B का उपसमुच्चय है और B बिलोंग्स C। ये देखिए फिर यहाँ गलत लिखा, फिर सुनना वही चीज़। A प्रॉपर सबसेट है B का, प्रॉपर सबसेट का मतलब आप समझे, A भी सेट है B भी सेट है, ये दोनों सेट हैं, A तथा B ये सेट दिए गए हैं, ये सेट हैं। और यहाँ पर उसी सेट को बिलोंग्स में कर दिया, यानी B बिलोंग्स कर रहा है C में, जो कथन बिल्कुल गलत है। बिलोंग सदैव एलिमेंट करता है और सबसेट सदैव सेट होता है। तीसरा देखो जरा, तीसरा A सबसेट B तथा B सबसेट C। A B का उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, B C का उचित उपसमुच्चय है। आप अपनी सरल भाषा में आप उपसमुच्चय भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A B का सबसेट, B C का सबसेट, तो कह रहा है A C का सबसेट होगा, अवश्य होगा। क्यों होगा? A के सारे एलिमेंट B में हैं, क्योंकि A B का उचित उपसमुच्चय है, और B के सारे एलिमेंट C में हैं। जैसे मान लीजिए A में मैंने रखा AB, ये दो एलिमेंट हो गए। B में मैंने रखा ABC और C में मैंने रखा ABCD। अब आप कहोगे आपने अपने मन से लिख दिया है, क्यों ऐसा लिखा? A किसका उपसमुच्चय है? B का ना, तो B में A के सारे एलिमेंट होंगे कि ना होंगे? और B किसका सबसेट है? C का, तो B वाले सारे अवयव C में होने चाहिए। ये देखिए, तो बताओ A प्रॉपर सबसेट C हो गया कि ना हो गया? A के सभी अवयव C में मिल गए। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ही आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आओ तीसरा देख लो जरा। तीसरा तो हो गया, चौथा देखो, चौथा नंबर, चौथा। A इज नॉट सबसेट ऑफ B। A प्रॉपर सबसेट नहीं है B का, तथा B प्रॉपर सबसेट नहीं है C का। तो कहता है A सबसेट नहीं होगा किसका? C का। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, चेक करना है। तो देखिए ये दोनों तो असत्य आए थे, मगर ये कथन क्या आया था? सत्य आया था, राइट। अब चौथे को चेक करो, A नहीं है सबसेट किसका? B का, यानी A के सारे अवयव B में नहीं मिल रहे हैं। कैसे? सुनो, जैसे A बराबर मैंने लिखा AB, दो एलिमेंट है, और B बराबर लिखा BC। तो देखो A के सभी अवयव B में नहीं हैं। इसका मतलब ये हो गया कि A इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। और C में मैंने लिखा A B D। तो देखो B के सारे अवयव C में भी नहीं है। C कहाँ है? इसमें नहीं है ना, लेकिन A के सभी अवयव देखो C में आ गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि A तो C का सबसेट है। ये देखो, A में AB है तो यहाँ A नहीं है, इसका मतलब A B का सबसेट नहीं है, ये कथन हो गया। B में BC है, यहाँ C नहीं है, इसका मतलब B प्रॉपर सबसेट नहीं है C का, ये भी सही हो गया। लेकिन A के सभी अवयव C में है, ये देख लीजिए, A भी है और B भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन असत्य है।
ऐसा संभव है कि ए सी का सबसेट हो जाए, राइट। 5वें नंबर को देखो जरा, 5वां नंबर क्या है? पांचवें नंबर में कहा गया है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स एक अवयव है जो ए सेट में है, और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट नहीं है किसका? बी का। तो कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये बताओ, ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स में बिलोंग्स कर रहा है, अगर सबसेट होता तो बी में बिलोंग्स करता, अगर सबसेट होता तो वो बी में क्या करता? बिलोंग्स करता। इसका मतलब ये हो गया कि बिलोंग्स अगर एक्स अगर ए में है तो वो बी में तभी हो सकता है जब ए बी का क्या होता? सबसेट। इसका मतलब एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, और यह हो गया कथन असत्य। छठवां देखिए, ए सबसेट बी तथा एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ए बी का उपसमुच्चय है, ए के सारे अवयव बी में हैं और एक्स बी में नहीं है। तो कह रहा है क्या एक्स ए में होगा? अरे भाई, जो कुछ ए में होगा वो बी में होना चाहिए, क्योंकि ए किसका प्रॉपर सबसेट है? बी का। अगर ए में 1 2 है तो बी में तो 1 2 होना ही चाहिए, 1 2 3, ये लो, तभी तो सबसेट कहलाया। अब मान लो यहाँ एक्स बी में नहीं है, मान लो कोई अवयव यहाँ 4 है, मान लो 4 यहाँ नहीं है, तो क्या 4 यहाँ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? यानी ए में ए के सारे अवयव बी में मिलना ही चाहिए। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। तो 3 कथन ऊपर के सत्य आ गए और 3 कथन नीचे के क्या हो गए? असत्य आ गए। 1 मिनट। ए बिलोंग्स टू बी, ए बी में बिलोंग्स करता है और एक्स बी में नहीं है। एक बार फिर से सुनो, एक्स किस में नहीं है? बी में नहीं है, तो एक्स ए में होगा। एक्स बी में नहीं है और सबसेट कहा ही है। जैसे मान लीजिए 1 2 लिखा मैंने और बी में लिखा 1 2 3, तो ए बी का सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। और एक्स नहीं है बी में, तो ऐसी कोई चीज़ जो इसमें नहीं है वो इसमें नहीं होगी, राइट है ना? बिल्कुल। तो बोलो, ये 3 कथन सत्य आ गए और 3 कथन क्या आ गए? असत्य आ गए। बिल्कुल ओके, चलिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जब हमने लिखा था तो यहाँ किताब में नॉट बिलोंग लिखा हुआ है, मैं बिलोंग लिख गया हूँ। तो जब मैंने बिलोंग लिखा इसलिए मेरा असत्य आ रहा था। अगर नॉट बिलोंग यहाँ लिखा है किताब के हिसाब से तो फिर वो सत्य है, राइट ना? तो इसको क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। केवल उत्तर मिलाना हमारा मकसद नहीं है, केवल क्वेश्चन हमने जो लिखा है उसके हिसाब से हमारा उत्तर आ रहा था, ठीक है ना? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं, तीसरा और चौथा। तो सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर में कहा है यदि ए यूनियन बी इक्वल टू है ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो इक्वल है ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो हमें सिद्ध करना है कि बी इक्वल टू क्या होगा? सी। बी इज इक्वल टू सी। देखो, ए यूनियन बी ये बराबर दिया है ए यूनियन सी। अगर हम ए यूनियन बी और जो ए यूनियन सी दिया हुआ है
अगर मैं दोनों साइड में इंटरसेक्शन सी ले लूं, ए यूनियन बी है, उसका मैंने इंटरसेक्शन लिया सी के साथ, तो ए यूनियन सी में भी मैंने इंटरसेक्शन ले लिया सी के साथ। तो देखो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और फिर यूनियन बी का भी इंटरसेक्शन सी के साथ। बात समझ में आ गई? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन फिर बी का भी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये बराबर इधर आया ए का इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ। अब दिमाग लगाओ जरा तुम कि ए यूनियन सी लोगे जब तुम, तो पूरा ए और पूरा सी आएगा। आप यहीं से देख लो, ए यूनियन सी का मतलब पूरा ए लिया और पूरा सी लिया, मगर कॉमन उसमें हमको केवल सी ले लेना है, तो बताओ ये किसके बराबर आएगा? सी के। ए यूनियन सी यानी पूरा ए हो गया और पूरा सी हो गया, तो पूरा ए और पूरा सी हमारे पास है, उसमें से कॉमन सी ले लो। तो ए और सी में से जब सी तुम कॉमन निकाल लोगे तो केवल सी ही तो बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई? सी के। अब देखो जो ए इंटरसेक्शन सी है वो बराबर ही है ए इंटरसेक्शन बी के, यानी कि चूँकि हमें मालूम है कि ए इंटरसेक्शन सी ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर आ गया सी के। बात समझ में आ गई? पुनः है ए यूनियन बी ये बराबर है ए यूनियन सी के, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ लेता हूँ, तो मुझे इधर भी ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन बी के साथ लेना होगा। फिर से सुनो, अब इधर देखना जरा, ए यूनियन बी यानी पूरा ए लिया पूरा बी लिया, ए और बी पूरा दोनों सेट हो गया, उसमें से कॉमन बी के साथ लेना है, यानी ए यूनियन बी का कॉमन किसके साथ? बी के साथ। तो बताओ ये बी ही तो आएगा, बी सेट ही तो निकल के आएगा, तो ये बी सेट हो गया। अब इधर देखो ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो सी इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन सी लिखो, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को लिखा बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो गया बी के। अब जरा दूसरा और तीसरा आप संबंध देखो, तो संबंध 2 तथा 3 को गौर करो, दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं। देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो दोनों के बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं दाएं पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी सिद्ध करना था बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इज इक्वल टू सी, जो कि बड़े आराम से क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या है चौथा क्वेश्चन? देखें चौथा क्वेश्चन, ए सबसेट बी कहा है ये। अच्छा, चौथे क्वेश्चन में पूछा है उसने कि दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, यानी हमें दिखाना है कि 4 प्रतिबंध तुल्य का मतलब एक समान है। हाँ,
ए किसका सबसेट है? बी का। तो कह रहा है ए माइनस बी बराबर 5। अब सोचो कि अगर ए का बी, ए सबसेट बी है, इसका मतलब यदि x बिलोंग्स करेगा ए में तो x बिलोंग्स करेगा बी में। जो चीज़ ए में होगी, जो एलिमेंट सेट ए में होगा, वही एलिमेंट सेट बी में ज़रूर होगा। और अब अगर हमने कहा कि ए में से बी निकालो, यानी ए के सारे अवयव बी में हैं, तो जब तुम ए में से बी निकालोगे, मतलब ए के सभी, बी के सभी अवयव ए से निकल गए। और बी में कौन सा अवयव हैं? जो ए में हैं। तो ए के सारे अवयव निकल गए, इसका मतलब क्या बचेगा? 5। राइट है ना? अब इधर देखो, जो दिया है ए यूनियन बी बराबर बी, ये जो तीसरा नंबर है, ए यूनियन बी, जो एक्स में है वो बी में ज़रूर है। तो अगर तुमने कहा कि ए यूनियन बी, तो चूंकि ए सबसेट बी है, तो अगर देखो वेन डायग्राम से मैं तुम्हें समझाऊं, ये सेट हो गया बी, ये यू हो गया। अब ए किसका प्रॉपर सबसेट है? बी का। प्रॉपर सबसेट का मतलब समझते हो? ए बी के अंदर है, ये लो ए हो गया। अब कह रहा है दोनों का यूनियन लो, तो जब दोनों का यूनियन लोगे तो पूरा ए लोगे, पूरा बी लोगे कि न लोगे? बोलो। तो अपने आप बराबर कितना बचेगा? बी। देख लो, क्योंकि ए तो वैसे भी आ गया। अगर बी ले लें तो ए तो उसमें है ही, शामिल है। और इसके बाद चौथा कहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। देखो इधर, ये वेन डायग्राम मैंने बनाया, ये हो गया U। अब इधर देखो, ए किसका प्रॉपर सबसेट? बी का, यानी बी बाहर, ए उसके अंदर, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब आपको अगर कॉमन लेना है ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन जो हो, यानी जो ए में भी हो, जो बी में भी हो, अगर आप पूरा ए ले लो तो बी में तो ये शामिल है ही है, इसका मतलब ये ए हो गया। तो आप देखिए ये सारे प्रतिबंध तुल्य हैं, मतलब जो कुछ ए सबसेट बी के लिए लिखा गया है वो सब कुछ सही लिखा है। राइट है? तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां। तो देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो दिखाओ कि सी माइनस बी ये बराबर होगा सी माइनस ए। तो सबसे पहले तो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ए अगर बी का उचित उपसमुच्चय है, तो जो अवयव या जो एलिमेंट सेट ए में होगा वो अवश्य सेट बी में होगा। ये तो पहले इसकी थ्योरी है जो मैंने तुम्हें समझाई। अब जरा देखो, जो सिद्ध करना है उसमें लिखा सी माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए। सी माइनस बी सेट ही तो है, सी और बी का डिफरेंस सेट। तो अगर हम मान लें कि माना x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, मान लीजिए एक अवयव है जो सी माइनस बी में है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई अवयव सी माइनस बी में है, इसका मतलब वो अवयव सी में तो है, लेकिन वो अवयव नहीं होगा किसमें? बी में, क्योंकि बी निकल चुका है, माइनस हो गया है। अब सुनो ज़रा ध्यान से, एक्स सी में है तथा एक्स बी में नहीं है। जो चीज़ बी में नहीं है वो ए में हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो ए में है वो बी में ज़रूर होगा। बात समझना, जो एलिमेंट ए में है वो अवश्य बी में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी में कोई चीज़ नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगी। इसका मतलब एक्स नहीं होगा किसमें? ए में। ये बात आपकी समझ में आ रही ना? जैसे सुनो, ए बराबर 1 2 3 है, तो बी में 1 2 3 जरूर होगा, 1 2 3 जरूर होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है।
तो ये बताओ, अगर इसमें कोई अवयव नहीं हो तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 तो इसमें है, इसके अलावा 4 5 इसमें एक्स्ट्रा रख दिया मैंने। तो जो एलिमेंट बी में नहीं होगा वो ए में कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ए खुद सबसेट है किसका? बी का। राइट है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर कोई एलिमेंट सी में है लेकिन ए में नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है सी माइनस ए में। ये आ गया राइट हैंड साइड। हम कहाँ से चले थे कि एक्स सी माइनस बी में है, और करते करते हम आ गए कि एक्स सी माइनस ए में भी है। इसका मतलब जो सी माइनस बी में एलिमेंट था वही सी माइनस ए में है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सी माइनस बी बराबर है सी माइनस ए। बहुत बढ़िया प्रश्नावली है लॉजिक की। छठवां देखिए, पी ए बराबर पी बी, मान के चलो कि पी ए और पी बी बराबर हैं, तो ए बराबर बी होगा, सिद्ध करो। पी ए और पी बी जानते हैं किसे कहते हैं? पावर सेट। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों से बना समुच्चय। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। यानी पावर सेट ए का क्या होगा? ए के सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय। देखिए, पी ए बराबर पी बी, इसका मतलब ये हो गया कि ए के सभी उपसमुच्चय ये बराबर हैं बी के सभी उपसमुच्चय। यानी ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं वो वही हैं जो बी में भी वही उपसमुच्चय हैं। ए के सभी उपसमुच्चय और बी के सभी उपसमुच्चय समान हैं। अब अगर मान लें कि कोई समुच्चय x है, वो ए का सबसेट है, तो यदि x ए का सबसेट है तो इसका मतलब कैपिटल X, तो यही x b का भी क्या होगा? सबसेट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट x में होगा, x अगर मान लीजिए एक एलिमेंट x में है तो x किसका सबसेट है? a का। इसका मतलब x a में भी होगा, तथा चूंकि कैपिटल X b में भी है तो उसका अवयव b का भी क्या होगा? अवयव होगा। यानी अगर x a में है एलिमेंट तो x b में है। अगर एलिमेंट दोनों में सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट हैं, बराबर हैं। एक बार फिर से सुनो, घात समुच्चय पावर सेट का मतलब होता है किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय। चूँकि दोनों पावर सेट समान हैं, दोनों घात समुच्चय बराबर हैं, इसका मतलब जो उपसमुच्चय ए में थे वही उपसमुच्चय बी में थे। राइट। जो उपसमुच्चय ए में थे वही उपसमुच्चय बी में थे, बिल्कुल सेम थे, कोई अंतर नहीं था। अगर हम मान लें कि कोई उपसमुच्चय एक x है, अगर वो ए में रहा तो वो बी में जरूर होगा, क्योंकि पी ए बराबर हैं। राइट। तो जो एलिमेंट कैपिटल X सेट में होंगे, x किस में बिलोंग कराया? कैपिटल X में, और ये x किसका सबसेट है? a का, और यही x किसका सबसेट है? b का। इसका मतलब वही एलिमेंट a में भी होंगे और वही एलिमेंट b में भी होंगे, अर्थात a इज सबसेट ऑफ b। बात समझ में आ गई? थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन हो गए 6 तक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी ये बराबर है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या ये सत्य है? ये बताना है। पहली बात तो आप ये सोचो कि ये पावर सेट अलग अलग हैं और उनका यूनियन है। यानी पी ए ये ए का घात समुच्चय है हिंदी में, और पी बी ये बी का घात समुच्चय है, और फिर इनका यूनियन लिया गया। तो क्या ये ए यूनियन बी के घात समुच्चय के बराबर होगा? ये बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता है। और अगर आप उदाहरण से इसको समझना चाहें तो जैसे सुनिए,
आप एक सेट ए ले लीजिए, उसमें एक अवयव है ए। एक सेट बी ले लीजिए, उसमें अवयव ले लीजिए बी, चाहे एक्स वाई ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, राइट है ना। एक एक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर तीन तीन में भी बहुत बड़े बड़े दो दो में हो जाएंगे। जरा सुनो, ये है ए। तो अब आप ये बताओ कि अगर ए यूनियन बी मैं निकालूं तो उसमें दो एलिमेंट आ जाएंगे, ए और बी, राइट है ना। अब जरा पी ए देखो क्या आएगा। पावर सेट किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय। इसमें ए है, इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे आपको मालूम है? एक तो फाई सभी का होता है, फाई जो समुच्चय होता है वो सभी का होता है। तो एक तो इसमें फाई हो गया, और एक कौन हो जाएगा? खुद का ए हो जाएगा। मगर याद रखना, ये ए एक समुच्चय है और ये फाई भी एक समुच्चय है, क्योंकि फाई में अगर हम अंदर ब्रैकेट लगा देंगे तो वो समुच्चय नहीं, फिर एलिमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका हो गया फाई और ए। और जरा पी ए निकालें, सॉरी पी बी। तो पी बी में क्या क्या आएगा? पी बी में क्या आएगा? फाई और बी आएगा, क्योंकि ए के उप समुच्चय फाई और ए होंगे और जो बी के उप समुच्चय होंगे वो फाई और बी होंगे। तो अगर अब हम इनका यूनियन निकालें तो पी ए यूनियन पी बी, इनका यूनियन क्या आएगा? फाई। यूनियन का मतलब सब लेना है, मगर दो बार कोई चीज़ नहीं लेना। तो फाई दो बार है तो एक बार लिया, ए हो गया और ये बी हो गया। ये पी ए यूनियन बी आया, राइट है ना। अब अगर हम पी ए यूनियन बी निकालें, पी ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी में जितने उपसमुच्चयों हों, उपसमुच्चय होते हों, उन सब का एक सेट बना लीजिए। ए यूनियन बी में दो एलिमेंट हैं, एक ए है और एक बी है। तो फाई तो इसमें आएगा ही आएगा, एक ए आएगा, एक बी आएगा और एक ए बी खुद आएगा, है ना। क्योंकि ए बी के उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? अगर आपसे कहा जाए कि ए यूनियन बी के उपसमुच्चय निकाल के दिखाओ, तो ए यूनियन बी के उपसमुच्चय बराबर कौन कौन से होंगे? एक फाई होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, राइट। ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसका पावर सेट बनाना है तो इन सभी को ब्रैकेट में लिख दो, तो फिर ये सेट बन जाएंगे, एक सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। अब आप खुद चेक कर लो क्या ये दोनों बराबर हैं। देखिए फाई ए और बी, मगर ए बी नहीं है यहाँ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी ए यूनियन पी बी दिस इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये है। तो देखिए, विविध प्रश्नावली करने का मतलब है कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सेट थ्योरी का पहले से पता होना चाहिए। जब पूरा नॉलेज होगा तभी आप कर पाएंगे। अब इसके बाद है इसका 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिद्ध करो कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और ये ए के क्या होगा? बराबर होगा। मैं तुम्हें इसे वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, जरा देखो क्या होगा। ये हो गया U, ये हो गया A, ये हो गया B, ये इंटरसेक्शन हो गया। यही है A इंटरसेक्शन B। ये भाग A माइनस B निकाल के देख तो चलो। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया U।
ए माइनस बी का मतलब पूरे सेट में से बी को बाहर कर दो, तो जो बचा ये है ए माइनस बी। ये बोलो समझ में आया? ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए माइनस बी है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, तो अगर तुम इनका यूनियन लोगे, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है ए माइनस बी के साथ, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। यूनियन का मतलब पूरा ये ले लो जो रेखांकित है ऊपर वाले वेन डायग्राम में, और जो नीचे रेखांकित है, दोनों को एक साथ रेखांकित करो तो देखो ये उसमें रेखांकित ऊपर वाले में था और इधर ये रेखांकित था। तो बताओ ये किसके बराबर आ गया? ए के। ये देख लीजिए, यही आपको सिद्ध करना था। इसलिए आप कह सकते हो कि, इसलिए हम वेन डायग्राम से कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ये बराबर किसके होगा? ए के। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद इसका दूसरा भाग देखो, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर होता है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बी माइनस ए दिखाऊं क्या होता है। ये है ए, ये है बी, ये है यू। बी माइनस ए का मतलब बी में से ए को बाहर कर दो, तो ये पूरा बी दिख रहा है, इसमें से ए बाहर कर दो, तो ये एक भाग बचा। राइट। अब कहता है इसका ए के साथ यूनियन ले लो, तो ए यूनियन बी माइनस ए। तो देखो इधर ये है ए, ये है बी, ये है यूनिवर्सल सेट बी ए। बी माइनस ए जो ऊपर लिखा है उसके साथ ए का यूनियन ले लो, तो बी माइनस ए ये तुम्हारा था इतना, ये इसके साथ पूरा ए भी शामिल कर दो। ये देखिए, तो ये ए यूनियन बी ही तो है, इसी को तो ए यूनियन बी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए यूनियन जो बी माइनस ए आया वो बराबर ही आया ए यूनियन बी। तो बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 8 तक कर डाले हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो एक भाग में हमने क्वेश्चन 8 तक किया है, और चलिए एक आध क्वेश्चन कहिए तो और कर लें। तो अब हमको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए सिद्ध करना है। 9वें सवाल में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो चलिए 9वां भी कर लेते हैं। नवा क्वेश्चन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी सिद्ध करना है। पहला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, एक बार और देख लेता हूँ क्वेश्चन में, गलत लिख गया। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर ए लाना है, और जो दूसरा है वो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ये बराबर भी ए ही सिद्ध करना है। ये 2 क्वेश्चन हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए सिद्ध करो, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर, इसको भी कहता है ए के बराबर करो। ये सिद्ध करना है, 9वां क्वेश्चन है। सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करेंगे सुनिए। पहला आप ले लो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें बराबर ए के लाना है। तो अगर हम मान लें कि माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अब कहता गुणधर्म का प्रयोग करके करो, तो ये तर्क विधि है, इससे भी लगा सकते हो, वेन डायग्राम से कहा होता तो उससे लगा देते। और देखिएगा ज़रा, अगर x ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब
x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। या तो x ए में है या x ए इंटरसेक्शन बी में है। इसका मतलब ये हो गया कि x ए में है या x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का मतलब हुआ और x बिलोंग्स टू बी, अर्थात x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, x ए में है, और यहाँ गलती होगी, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। ये कह रहा है x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए, x ए में है अथवा x ए में है, और x ए में है अथवा x बी में है, यानी सीधा सीधा x काहे में है, ए में है। अगर इस तरह नहीं समझते तो देखो इधर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। इसको गुण धर्म का प्रयोग करके कहा है ना, तो तोड़ो जरा, ये क्या आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्या मतलब हुआ, ए यूनियन ए तो ए ही आएगा ना, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए है और पूरा बी है, उसमें से हमें ए के साथ कॉमन अगर लेंगे तो कॉमन सिर्फ कौन आएगा, ए। ये हो गया इसका गुण धर्म। तो अगर आप गुण धर्म से लगाना चाहते हो तो इस तरह लगाएं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन ए का मतलब पूरा ए ले लो, पूरा ए ले लो, तो पूरा ए यानी ए ले लो एक बार, और ए यूनियन बी में ए और बी दोनों ले लो, तो ए और बी दोनों लिया और ए का कॉमन उसके साथ लेंगे तो केवल ए ही तो आएगा। तो ये पहला भाग हो गया। ये तर्क विधि अगर आपको कठिन लग रही तो आप इससे करें। इसको जरा सुनना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा सुनो, ए इंटरसेक्शन ए आया, ए का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी ले लो और पूरा ए ले लो। तो अगर तुम पूरा ए ले लोगे तो उसमें इंटरसेक्शन तो है ही है। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो आज हम एक भाग इसका व्युत्पन्न प्रश्नावली कर रहे हैं, एक भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर दिए हैं, पार्ट 2 में हम इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।